वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, इजरायली मिलिट्री की मदद करता है, जिसकी वजह से इस एआई सिस्टम को मास असैसिनेशन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इजराइल ने वॉर की शुरुआत में ही एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इजराइल का वेयर इज डैडी नाम का जो सिस्टम है वो भी कम नहीं है। यह सिस्टम टारगेटेड ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है। कई बड़े टेररिस्ट लीडर भी जन्नत भेज दिए गए। पाकिस्तान के लगभग 11 एयर बेसेस और 9 टेररिस्ट कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। ये लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में इनके प्रोपेगेंडा नहीं चल सकते थे। जियोपॉलिटिक्स में उतनी बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर होने के बावजूद इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के साथ कोई भी कंट्री ओपनली खड़ा नहीं हुआ। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जिसकी आर्मी की ताकत रशिया से कई गुना कम है, फिर भी पिछले 2 साल से रशिया के सामने कैसे टिक पाया? युद्ध में अब एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। टाइम और प्लेस के मामले में स्ट्रेटेजिक अपर हैंड तो दिला सकती है, लेकिन इसके कुछ गलत कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेनियन सोल्जर्स 2,30,000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स और मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। रिसेंटली यूक्रेन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यूक्रेन के 190 से ज्यादा एब्डक्टेड बच्चों को लोकेट भी किया है। टारगेटेड हमास ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है। यूक्रेन के टीवी चैनल्स को हैक करके उस पर चलाया जा रहा था। बिना गोली चलाए जंग छेड़ना मुमकिन हो गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप मेरे साथ में चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो इस समय पर युद्ध से ज्यादा युद्ध बन चुका है। जी हां साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में भारत का उसके प्रति जो रवैया रहा, उस रवैये ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। हम वो थे जो जनरली आतंकी हमलों पर भी निंदा प्रस्ताव भेजते थे या जांच कमेटी बिठाकर बातें किया करते थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो एयरफोर्स की मदद से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ जवाब दिया, वो इंडिया का नया स्वरूप था और उसकी दुनिया में बड़ी सख्ते के रूप में तारीफ हुई। अब इस बात का जवाब पाकिस्तान कैसे देता? तो इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान बेस्ड कई बड़े टेररिस्ट लीडर भी जन्नत भेज दिए गए। पाकिस्तान के लगभग 11 एयर बेसेस और 9 टेररिस्ट कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे आप कुछ भी करें। इस ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से काफी जोरों शोरों से एक नैरेटिव वॉर शुरू हुआ। सोशल मीडिया कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग क्लेम्स से भर गया। हालांकि इन सब को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारी पाकिस्तानी बेस्ड ट्विटर हैंडल्स को इंडिया में बैन भी कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने में उनकी टीवी और न्यूज मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, उसका कोई जवाब नहीं था। जमीन पर तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू ये जंग जीत गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा की मदद से पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहा था। ऐसे में यह समझना काफी जरूरी है कि कैसे आने वाले भविष्य में जो भी लड़ाइयां होंगी वो हथियारों से ज्यादा नैरेटिव, फेक इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से ही लड़ी जाएंगी। मिस इन्फॉर्मेशन की मदद से ही सामने वाले दुश्मन का मोराल डाउन किया जाएगा, जिसे मैदान में उतरने से पहले ही दुश्मन अपने हथियार डाल दे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुडा के मुताबिक आने वाले भविष्य में जो भी जंग होगी उसका असर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के हर सिटीजन पर पड़ेगा। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एआई की मदद से किसी भी देश की जनता में अविश्वास और डिवीजन पैदा किया जा सकता है, जिससे देश में अनरेस्ट पैदा करके उसे आसानी से हराया जा सके। और आज के इस वीडियो में हम इसी फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू नैरेटिव चलाया, और उन सभी फेक क्लेम्स और रियलिटीज के बारे में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में एआई, डीप फेक टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर और सोशल मीडिया नैरेटिव से वॉर जीता जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
7 मई 2025 के दिन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी के आसपास शेलिंग बढ़ा दी। साथ ही हमास की तरह बंच में कई सारे छोटे छोटे मिसाइल्स भी लॉन्च किए गए, जिन्हें इंडिया में S-400 सिस्टम ने ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें टीवी एंकर ये क्लेम कर चुकी थी कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक कर दी थी और पूरे इंडिया में अंधेरा कर दिया था। ये लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में इनके प्रोपेगेंडा नहीं चल सकते थे। अब इन्हें कौन बताए कि इंडिया में जो अंधेरा था वो किसी हैकर की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ब्लैकआउट कर दिया था। जब इलेक्ट्रिसिटी और हैकिंग का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर से पाकिस्तानी हैकर्स ने क्या हैक किया था। इसके अलावा खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया का राफेल गिराया है। This very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. लेकिन जब उन्हें प्रूफ मांगा गया तब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर देख लो। ऐसे ही ट्विटर पर एक इमेज और वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें यह क्लेम किया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया की एक फाइटर पायलट को अरेस्ट किया है। बाद में खुद पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने ही बताया कि उनके पास इंडिया का कोई भी पायलट नहीं है। फिर एक बड़े ही शॉकिंग क्लेम किया गया पाकिस्तानी ऑफिसर्स द्वारा कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक किया है। मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए जो क्लिप यूज की थी वो इंडियन टीवी चैनल्स की आधी अधूरी क्लिप थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्लेम किया गया वो था कि पाकिस्तानी मिसाइल ने इंडिया के आदमपुर एयरबेस पर मौजूद S-400 सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। खास बात यह कि इस क्लेम को ब्रिक्स न्यूज जैसे बड़े ट्विटर हैंडल ने भी पोस्ट कर दिया। बाद में इंडियन मिलिट्री ने क्लेम को बेसलेस और फॉल्स बताया। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदमपुर एयरबेस का विजिट करके इस क्लेम को बस्ट कर दिया। इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए भी यह क्लेम किया कि इंडिया ने अफगानिस्तान पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। लेकिन थैंकफुली खुद अफगानिस्तान ने ही क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बाद में हमारे स्पोक पर्सन मिस्टर मिस्त्री ने भी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बताया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजाक तो तब बना जब वहां की संसद में वहां के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने एक आर्टिकल दिखाकर यह क्लेम किया कि टेलीग्राफ नाम के एक बड़े न्यूज़पेपर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को किंग ऑफ स्काईज कह दिया है। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। बाद में खुद पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द डॉन ने ही इसे AI जनरेटेड आर्टिकल बताया था। यहां तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत एक बड़े लेवल पर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके सीज फायर का पूरा क्रेडिट अपने नाम करने का काम किया। इससे इंडिया की डिप्लोमेटिक नैरेटिव कमजोर पड़ गया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप को ओपनली क्रेडिट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस सीज फायर वाली पोस्ट से ही इशारा किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करने जा रहा था। इस एक स्टेटमेंट ने ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत कर दिया, जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर के डर से सीज फायर किया हो। अगले ही दिन ट्रंप ने एक और पोस्ट की जिसमें कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन का ऑफर किया गया। यह बात इंडिया के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि इंडिया हमेशा से कश्मीर को इंटरनल मैटर के रूप में ही देखता आया है। लेकिन ट्रंप के उस ट्वीट ने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर इंटरनेशनल बनवा दिया, जिससे सीधा फायदा पाकिस्तान को मिला। ऊपर से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इंडिया के अंदर ही कई लोग इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग बताने लगे थे। पाकिस्तान ने इसी नैरेटिव का पूरा फायदा उठाया और पहलगाम अटैक को भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताकर दुनिया के सामने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया और उनके जनरल्स हर रोज ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने इंडिया के राफेल जेट और S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिक्कत तब और बढ़ गई जब इंडिया के कुछ लोग, रिपोर्टर्स से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक, इसे लेकर सवाल उठाने लगे। इससे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब तक इंडियन आर्मी ने भी साफ तौर पर इस पर कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था।
और सबसे बड़ी बात, सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जिस तरह विक्ट्री रैली निकाली गई, जहां पीएम और मिलिट्री जनरल्स ने ओपनली सेलिब्रेशन किया, उस लेवल का रेस्पॉन्स इंडिया में नहीं देखने को मिला। हम सिर्फ उनकी बातें क्रिटिसाइज करते रहे और वो उन्हीं बातों को नैरेटिव में बदलकर दुनिया के सामने जीत का दिखावा करते रहे। और सबसे खास बात यह थी कि दुनिया भर में आईएमएफ और वर्ल्ड